Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। ओशनोग्राफी महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में ग्लोब पर महासागरों की स्थिति और उनके विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने महासागरीय शिखर से तली तक यानी टॉप से बॉटम तक और सी शोर से डिस्टेंस के आधार पर यानी तट रेखा से दूरी के आधार पर निर्धारित विभिन्न ओशनिक जोन्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने महासागरीय नितल यानी ओशन फ्लोर के उच्चावचीय विन्यास को जाना। अब हम विभिन्न महासागरों के नितलीय उच्चावच यानी ओशन रिलीफ का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले अटलांटिक ओशन के नितलीय उच्चावच को लेते हैं, बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, जैसा कि आप जानते हैं, कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के मध्य विस्तृत है, जो समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग और प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा भाग है। इसकी आकृति इंग्लिश के एस अल्फ़ाबेट से मिलती जुलती है, जो ये प्रमाणित करती है कि भूगर्भिक अतीत में ये दोनों तट परस्पर सम्मिलित रहे होंगे। इसके बाद उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के यूरोप और अफ्रीका से अलग होकर क्रमशः पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से अटलांटिक ओशन अस्तित्व में आया। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों की प्रवाह गति में भिन्नता के आधार पर इस अटलांटिक ओशन की एस आकृति को प्रतिपादित किया जा सकता है। अटलांटिक ओशन दक्षिण की ओर सर्वाधिक चौड़ा है। 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 5,920 किलोमीटर है। फिर भूमध्य रेखा की ओर ये निरंतर संकरा होता चला जाता है। उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई पुनः बढ़ती जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह चौड़ाई 4800 किलोमीटर हो जाती है। तत्पश्चात सुदूर उत्तर में ये पुनः संकरा हो जाता है, जहाँ पर नॉर्वेजियन सी, डेनमार्क जलडमरू मध्य, डेविस की खाड़ी है, जहाँ फिर इसका संबंध आर्कटिक ओशन उत्तरी ध्रुव सागर से हो जाता है। देखिए, अटलांटिक महासागर के नितलीय उच्चावच को यदि हम देखें तो सबसे पहले हम मग्न तटों का अध्ययन करते हैं, महाद्वीपीय मग्न तटों का। महाद्वीपीय मग्न तट, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कि स्थल की ओर का सागर का वह भाग है जो जल में निमग्न होता है। अटलांटिक ओशन के दोनों तटों पर पर्याप्त महाद्वीपीय मग्न तट विस्तृत हैं। कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो कहीं पर यह चौड़ाई केवल 2 से 4 किलोमीटर रह जाती है। जैसा हमने जाना कि मग्न तटों की चौड़ाई निकटवर्ती तटीय स्थलीय उच्चावचों पर निर्धारित होती है। जहाँ पर तट से लगे ऊंचे भूभाग होते हैं, वहाँ पर मग्न तट संकुचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, बिस्की की खाड़ी से लेकर नीचे उत्तमाशा अंतरीप के बीच अफ्रीका का जो मग्न तट है वो संकरा है। इसी प्रकार से 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच ब्राज़ील का जो मग्न तट है वो भी संकरा है। इसके विपरीत नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिम यूरोप के पश्चिमी तट के जो मग्न तट हैं वो विस्तृत हैं। इनकी चौड़ाई 240 से 400 किलोमीटर तक मिलती है। इसी तरह न्यू फाउंडलैंड और जो ब्रिटिश द्वीप है डागर बैंक, उसके किनारे विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर इस चौड़ाई का मुख्य कारण मिसिसिपी के विस्तृत मैदान है। इसी तरह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के सहारे जो मग्न तट हैं वो भी विस्तृत मग्न तट है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो बाहिया ब्लैंका और अंटार्कटिका के बीच में चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के मग्न तटों पर कई मार्जिनल सीज, सीमांत सागर और असंख्य द्वीप पाए जाते हैं। सीमांत सागर, जो कि स्थलीय भूभाग से घिरे हुए इनलैंड सीज होते हैं और मुख्य महासागर के साथ संबंधित होकर अपना स्थान बनाते हैं। तो अटलांटिक महासागर में मार्जिनल सीज की भी अधिकता पाई जाती है। मग्न तट पर कई द्वीप भी स्थित हैं, जैसे ब्रिटिश द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह चाप, आइसलैंड, बर्मुडा, सेंट हेलेना, ट्रिनिडॉड, फॉकलैंड, शटलैंड, दक्षिणी आर्कनीज,
जॉर्जिया, सैंडविच, कनारी, कैप वर्डे जैसे प्रमुख द्वीप भी महाद्वीपीय मग्न तटों पर अटलांटिक ओशन में स्थित हैं। तो देखिए, मग्न तट जैसा हमने कहा कि वह स्थलीय भाग जो सागर की ओर प्रथम सोपान होता है और जो जल में डूबा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुँचती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रधानता पाई जाती है और दूसरे संसाधन भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई में विविधता देखने को मिलती है, जहाँ उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट और पश्चिम यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट विस्तृत हैं। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के समीप मग्न तट विस्तृत हैं। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका का पश्चिमी तट बिस्के की खाड़ी से उत्तमाशांत द्वीप तक संकरा है, तो दूसरी ओर ब्राज़ील का तटवर्ती महाद्वीपीय मग्न तट भी संकरे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज की। जो आप देख रहे हैं, जो आपको ये उभार दिख रहे हैं, ये वस्तुतः मध्य अटलांटिक कटक है। ये भी एस शेप में फैली हुई है। उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अल्फ़ाबेट में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत ये मध्य अटलांटिक कटक पृथ्वी तल की अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है और कहीं भी ये सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं जाती है। यद्यपि ये कटक कभी पश्चिम की ओर तो कभी पूर्व की ओर झुक जाता है, लेकिन इसकी मध्यवर्ती स्थिति सदैव बनी रहती है। देखिए, मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज के जो भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग है, उसे कहते हैं डॉल्फिन उभार, और जो दक्षिण का भाग है उसे कहते हैं चैलेंजर उभार। आप यूँ कहें कि भूमध्य रेखा के आधार पर मध्य अटलांटिक कटक को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन उभार और दक्षिणी भाग चैलेंजर उभार। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के पास इसे विविल थॉम्सन कटक कहते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में ये कटक काफ़ी चौड़ा हो जाता है, जिसे टेलीग्राफिक प्लेटो, टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। इसी तरह 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा न्यू फाउंडलैंड रिज के नाम से जानी जाती है, जो न्यू फाउंडलैंड कोस्ट तक चली गई है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण मध्यवर्ती कटक से एक शाखा एजोर उभार के नाम से एजोर तट की ओर जाती। इसी तरह भूमध्य रेखा पर सियरा लियोन उभार उत्तर पूर्व की ओर और पारा उभार उत्तर पश्चिम की ओर मध्यवर्ती कटक की दो शाखाओं के रूप में चले जाते हैं। फिर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास इस कटक की एक शाखा वेल्विस कटक अफ्रीका के मग्न तट की ओर, वेल्विस रिज अफ्रीका के मग्न तट की ओर, और दूसरी शाखा रायो ग्रांडे उभार के नाम से दक्षिण अमेरिका की ओर उन्मुख होती है। रायो ग्रांडे उभार, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर न सिर्फ अटलांटिक महासागर अपितु विश्व की स्थलाकृतियों में एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, जो ध्रुव उत्तर से दक्षिण तक 14,400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये कटक कभी पश्चिम कभी पूर्व की ओर झुक जाती है, लेकिन मध्यवर्ती स्थिति यथावत बनी रहती है। भूमध्य रेखा की स्थिति के आधार पर इसे उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन रिज, दक्षिणी भाग चैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच उत्तर दिशा में इसको विविल थॉम्सन कटक कहते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक काफ़ी चौड़ा हो जाता है, जिसे टेलीग्राफिक प्लेटो कहते हैं। न्यू फाउंडलैंड तट के पास एक उभार जाता है, जिसे न्यू फाउंडलैंड कटक के नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ही एजोर्स उभार है। भूमध्य रेखा पर सियरा लियोन रिज मिलता है। इसी तरह से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास कटक की पुनः दो शाखाएं होती हैं, एक वेल्विस रिज और दूसरी रायो ग्रांडे रिज। तो मध्यवर्ती कटक का यद्यपि अधिकांश भाग जलमज्जित है, लेकिन कुछ चोटियां सागर को चीर के ऊपर दिखाई देती। एजोर्स का जो पिको द्वीप है वो यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, जो सागर तल से 7,000 से 8,000 फीट ऊंचा है। अब इस कटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में दो तरह के मत प्रचलित हैं। देखिए, एक मत जो वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार है।
जो ये मानता है कि ज्वारीय बल के प्रभाव से जब उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से अलग होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए, तो कुछ ऐसा स्थल भाग था जो प्रवाह में संपूर्ण साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया। तो ये जो पीछे छूटा हुआ भाग है, यही मध्य अटलांटिक रिज के रूप में हम देखते हैं। दूसरी तरफ प्लेट विवर्तन के सिद्धांत इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग से जोड़ते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, रचनात्मक किनारा है, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, वहाँ नीचे से मैग्मा के ऊपर की ओर उद्वेलन के फलस्वरूप नई क्रस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद पुनः अगले उद्भेदन के फलस्वरूप ये क्रस्ट टूटती है और दो विभिन्न भागों में विभक्त हो जाती है और पुनः नया उद्वेलन होता है, पुनः नई क्रस्ट का निर्माण होता है। वो इस आधार पर मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति को निरूपित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बेसिन्स की, द्रोणी। मध्य अटलांटिक कटक और द्वारा जो अटलांटिक ओशन है वो दो क्लियर द्रोणियों में विभक्त हुआ है। क्योंकि रिज उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण रूप में विस्तृत है, तो इसका जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी द्रोणी और जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी द्रोणी, पश्चिमी बेसिन कहलाता है। लेकिन इन्हें विभिन्न छोटी छोटी द्रोणियों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करें हम लैब्राडोर द्रोणी, लैब्राडोर बेसिन, ये रहा यहाँ पे। ये उत्तर में ग्रीनलैंड के जलमग्न तट और दक्षिण में जो न्यू फाउंडलैंड उभार है उसके बीच में 4000 मीटर की गहराई तक 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई। इसके बाद हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, जो उत्तरी अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा बेसिन है, जिसका विस्तार 12 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्तरी अमेरिका के तट से 55 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच 5000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब हम बात करें ब्राज़ील बेसिन। ब्राज़ील बेसिन जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और दक्षिण अमेरिका के तट और जो पारा उभार है उसके मध्य में स्थित है। अब हम बात करें स्पेनिश द्रोणी। स्पेनिश द्रोणी जो मध्य अटलांटिक कटक के पूर्व में आइबेरियन प्रायद्वीप के पास स्थित है, 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 5000 मीटर की गहराई तक इसका विस्तार माया जाता है। फिर है उत्तरी और दक्षिण कनारी बेसिन, जो दो वृत्ताकार द्रोणियों से मिलकर बना है, जिसका विभाजन उच्च भाग द्वारा होता है। ये कनारी द्रोणी, कनारी द्रोणी। इसके बाद हम देखते हैं कैप वर्डे द्रोणी। कैप वर्डे द्रोणी जो मध्य अटलांटिक कटक और अफ्रीका के बीच 10 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 5000 मीटर की गहराई पर विस्तृत है। देन गायना बेसिन। गायना बेसिन जो गायना कटक और सियरा लियोन के बीच उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 4000 से 5000 मीटर की गहराई तक विस्तृत है। देन अंगोला बेसिन जो अफ्रीका के तट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में वेल्विस कटक तक 5000 मीटर की गहराई तक फैला है। देन केप बेसिन जो 25 से 45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच अफ्रीका के पश्चिमी तट में स्थित है। एंड देन अगुलहास बेसिन जो उत्तमाशा अंतरीप के दक्षिण में 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। ठीक है, तो हमने ओशन बेसिन्स देखी। ओशन बेसिन जो मध्य अटलांटिक कटक की वजह से अटलांटिक ओशन में क्लियर पूर्वी द्रोणी और पश्चिमी द्रोणी के रूप में विभक्त है। हम पश्चिमी द्रोणी की विभिन्न छोटी छोटी द्रोणियों की बात करें तो हमने जो महत्वपूर्ण द्रोणियाँ देखी वो देखिए, लैब्राडोर बेसिन, न्यू फाउंडलैंड बेसिन, नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, देन ब्राज़ीलियन बेसिन, गुआना बेसिन, देन ब्राज़ीलियन बेसिन। इसके बाद पूर्वी द्रोणी की बात करें तो स्पेनिश बेसिन, उसके बाद केप बेसिन, कैप वर्डे बेसिन, गायना बेसिन, एंगोला बेसिन और अगुलहास बेसिन, हमने महत्वपूर्ण द्रोणियाँ अटलांटिक ओशन की देखी।
अब हम बात करते हैं ओशन डीप्स की। देखिए, अटलांटिक महासागर के तटों के सहारे स्थित जो गर्त हैं, उनकी अभी तक 19 गर्तों की पहचान हुई है, जिनकी गहराई मुरे के अनुसार 3000 फैथम से ज़्यादा है, जिसमें से प्रमुख हैं नरेस गर्त, पोर्टोरिको गर्त, रोमांश गर्त, वोल्डिविया गर्त, बुचानन गर्त, मोसले गर्त और चुन गर्त। ठीक है। अब हम बात करें मार्जिनल सीज। देखिए, अटलांटिक महासागर में इंडियन सीज मार्जिनल सीज की अधिकता है। हम अटलांटिक ओशन के पूर्वी तट पर देखें तो देखिए रूम सागर, इसी तरह से बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, और उत्तर में इधर बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। फिर हमारा जो कैरिबियन सी है उसमें कैरिबियन सी में गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी। इस तरह के मार्जिनल सीज़ अटलांटिक ओशन में काफ़ी मात्रा में विस्तृत हैं। तो अटलांटिक ओशन जो कि विश्व में अपनी उत्तर से दक्षिण महत्वपूर्ण विस्तार रखता है, के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट चौड़ाई की दृष्टि से विविधता लिए हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर विस्तृत मग्न तट और उत्तर पश्चिम यूरोप के पश्चिमी तट पर विस्तृत मग्न तटों की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर मग्न तट क्रमशः संकरे होते चले जाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक जो संपूर्ण विस्तार में एक व्यवस्थित क्रम में अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण विस्तृत है, जिसे डॉल्फिन और चैलेंजर दो महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा जाता है। हमने इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं देखी, विविल थॉम्सन कटक, न्यूफाउंडलैंड उभार और भूमध्य रेखा के पास सिएरा लियोन उभार। इसके बाद दक्षिणवर्ती हिस्से में इसकी दो शाखाएं, वेल्विस रिज एंड रियो ग्रैंडोरिस। इसके बाद हमने महत्वपूर्ण द्रोणियों का अध्ययन किया, पूर्वी और पश्चिमी द्रोणियों के रूप में, और अटलांटिक महासागर के जो मार्जिनल सीज हैं, जो सीमांत सागर हैं, इंडियन सीज, उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन और पैसिफिक ओशन के ओशनिक फ्लोर को स्टडी करेंगे।